नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी विथ अभी में। आज के इस वीडियो में हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 4/8/2019 में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें हम साइंस के प्रश्न को जो है इस वीडियो में हल करने का जो है वह प्रयास किए हैं। इसमें जो है हम फुली एक्सप्लेनेशन के साथ वो डील करेंगे। साइंस में जो भी आपका प्रश्न पूछा गया था वे सभी प्रश्नों का, और झारखंड राज्य से जो संबंधित आपका प्रश्न था वे हम पिछले वीडियो में जो है वो बात कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए जो है हम साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। और अगर जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका लगभग जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो बारी बारी से सभी हम अपलोड कर देंगे। आपका एग्ज़ाम से पहले, सचिवालय के एग्ज़ाम से पहले भी सचिवालय के जो भी प्रश्न है, ठीक है, वे सभी प्रश्न को हम जल्द ही जो है चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम उत्पाद सिपाही में जो प्रश्न पूछा गया था साइंस का उसको हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 101, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा को, ऑप्शन बी जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा को, ऑप्शन सी जो है आपका प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वह लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, मतलब प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 102, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक का टीके का आविष्कार जो है आपका किसने किया था। ऑप्शन ए जो है आपका वह दिया हुआ है जोनास साल्क, ऑप्शन बी जो है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी जो है वाल्डेमर मोर्डिकाई हाफकिन, ऑप्शन डी जो है आपका चार्ल्स डार्विन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ही जो है वे आपके टीके का आविष्कार किए थे चेचक के लिए। इसमें ध्यान दीजिए, इस टीके का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर 1796 में किए थे। 1796 में जो है यह चेचक के टीके का आविष्कार किए थे। यह चेचक जो है आपका काफ़ी संक्रामक रोग है, जिसमें रोगी को तेज बुखार, जोड़ों का दर्द इत्यादि ये सब होता है। यह जो है वायरस से होता है आपका, ये वायरस के वजह से ये डिजीज होता है। ठीक है, यह काफ़ी संक्रामक बीमारी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 103, निम्न में से कौन से पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए जो है आपका धोने का सोडा, ऑप्शन बी जो है आपका पाक सोडा, ऑप्शन सी जो है आपका जिप्सम, और ऑप्शन डी जो है आपका ग्रेनाइट। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपका जिप्सम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिप्सम पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, जिप्सम जो है एक सफ़ेद रवादार ठोस पदार्थ होता है। इसके अणु में जल के 2 अणु रवाकरण के रूप में रहते हैं, और इसे 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जो है यह कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप इसका रासायनिक सूत्र याद कर लीजिए, CaSO4 जो है लिखिए, लिख देते हैं हम CaSO4। ठीक है, उसके बाद .2H2O ये इसका रासायनिक सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यह भी प्रश्न बनता है आपका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 104, रतौंधी किसकी कमी से होता है। रतौंधी जो है वह किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए जो है आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी जो है आपका विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो ध्यान दीजिए, रतौंधी जो बीमारी है वह डिफिशेंसी डिजीज़ है, यह विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आँखों से जो है संबंधित यह रोग रोडोप्सिन वर्णक की संश्लेषण दर घट जाने से होता है। इसके चलते आपका रात में या देखने में रात में कठिनाई हो सकता है, या कम्प्लीटली समझिए कि दिखाई भी न दे। ठीक है, तो रतौंधी जो है आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। 104 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 105,
5 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वह किसने की? ऑप्शन ए जो है आपका दिया हुआ है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जो है वो नील बदर, उसके बाद नील बदर, ये नील ऐसे बोर होता है, ठीक है, नील बदर लिखा हुआ है, ऑप्शन सी जे थॉमसन, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ था वह जे थॉमसन ने किया था। प्रश्न संख्या 105 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज जो है आपका 1897 में होता है। ठीक है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 में करते हैं। इन्हीं ही आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है, यह भी आप लोग याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऋणावेशित मूलकण है तथा परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों वाले कक्षा में एक चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आपका 106। निम्न में से कौन ऊर्जा एक नवीकरणीय रूप नहीं है? निम्न में से कौन ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है? ऑप्शन ए है तरंग ऊर्जा, ऑप्शन बी है तापीय विद्युत संयंत्र, ऑप्शन सी है भूतापीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी है ज्वारीय ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र, ध्यान दीजिए, नवीकरणीय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल होते हैं जो प्रदूषण कारक नहीं हैं तथा जिनके स्रोत का कोई क्षय नहीं होता है, जैसे तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि नवीकरणीय ऊर्जा के आपके उदाहरण हो गए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 107 सीएफसी अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है? ठीक है, ध्यान दीजिए 107 प्रश्न पे, इसमें बोल रहा है कि सीएफसी अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग के फलस्वरूप, निरंतर मतलब कंटिन्यूस, अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, निम्न से कौन सा जो है वो खतरा उत्पन्न होगा? ऑप्शन ए है मृदा निम्नीकरण, ऑप्शन बी है जल प्रदूषण, ऑप्शन सी है ओजोन परत निःशेषण, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत निःशेषण। ठीक है, सीएफसी या इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हम लोग कहते हैं, इसके लगातार प्रयोग से ओजोन पर निःशेषण का खतरा उत्पन्न हो रहा है। सीएफसी गैस एसी, रेफ्रिजरेटर इत्यादि ऐसों से निकलता है। ओजोन परत में क्षरण सीएफसी में उपस्थित सक्रिय क्लोरो के कारण होती है। ठीक है, ओजोन पर सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण के कुछ अंश को जो है यह अवशोषित कर लेती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 108। प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि इको का बात कर रहा है, इको क्यों उत्पन्न हो रहा है वह कारण बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया हुआ है परावर्तन, ऑप्शन बी दिया हुआ है अपवर्तन, ऑप्शन सी दिया हुआ है विरलन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए ही, परावर्तन। ठीक है, प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण ही आपका उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिए, ये उत्पन्न अगर पूछे कि कब होती है, तो जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से जो है टकराकर जो है वो परावर्तित होती है, तब जो है इसी ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर यूज देखा जाए तो इसी के यूज से जो है हम समुद्र की गहराई, वायुयान की ऊंचाई जो है वह माप सकते हैं। प्रश्न संख्या 109। प्रश्न संख्या 109, वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? ठीक है, ऑप्शन ए जो है वह है आपका उपास्थि कार्टिलेज। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वसा ऊतक। ऑप्शन सी जो है अवकाशी ऊतक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी वसा ऊतक। वसा ऊतक जो है त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों और पीले अस्थि मज्जा में होता है। इसका अगर मेन फंक्शन का बात करें, मुख्य कार्य का बात करें, तो इसका वसा का भंडारण और ताप का संरक्षण होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 110, निम्न में से कौन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है? ठीक है, एंटीबॉडी जो है उत्पन्न करता है।
ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स, रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 110 का जो है वो राइट आंसर WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसमें चलिए कुछ हम लोग देख लेते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देख लेते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं वह रोगों से लड़ने के लिए जो है आपका एंटीबॉडीज वह क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, ये अनियमित आकृति के केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होती है। ठीक है, यह जो है आपका हीमोग्लोबिन रहित होता है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स, अगर प्रश्न पूछे कि ल्यूकोसाइट्स जो है वह कौन है आपका, तो बताना होगा वह WBC ही है, श्वेत रक्त कोशिकाएं ही है। ठीक है, यह जो है इनकी संख्या, अगर संख्या की बात करें तो लाल रुधिर कणिकाओं या RBC की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। मनुष्य के शरीर में जो है इनकी संख्या 5 से 9 हज़ार तक होती है। ठीक है, इनकी संख्या जो है आपका 5 to 9,000 के आसपास होती है। ठीक है, यह रुधिराणु शरीर के प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। एंटीबॉडीज के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 111। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत धारा की ऐसा यूनिट क्या होती है, इसका इकाई क्या है, ऐसा इकाई क्या है। ठीक है, किसका, तो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का। ऑप्शन ए जो है आपका वो हो जाएगा वाट, ऑप्शन बी जो है आपका वोल्ट दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है एम्पियर, और ऑप्शन डी जो है वह कूलम। ठीक है, तो विद्युत धारा का जो है एसआई यूनिट जो है आपका एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा जो है आपका वह एक अदिश राशि है। अगर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ दे कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो आपको साथियों जवाब देना है यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसकी जो परिभाषा होती है वह है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 112। इसमें आपका पूछ रहा है कि तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है। मतलब कि इसमें ये जानना चाह रहा है कि तारा किसके कारण टिमटिमाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो परावर्तन, ऑप्शन बी जो है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन सी जो है आपका प्रकाश का विकिरण, और ऑप्शन डी जो है परिक्षेपण। तो ध्यान दीजिए, तारे के टिमटिमाने का जो प्रमुख कारण है वह है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसको हिंदी में वायुमंडलीय अपवर्तन यहाँ लिखा है। चलिए इस विषय में हम लोग कुछ और जानकारी ले लेते हैं। तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम का ही व्याख्या जो है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन करता है, क्योंकि तारों का प्रकाश हम तक विभिन्न घनत्व वाला वायुमंडलीय परतों से अपवर्तित होकर पहुंचता है। समझ रहे हैं साथियों, जिससे कभी तो तारे का प्रकाश हम तक पहुंचता है और दूसरे समय नहीं, जिसके चलते ही जो है आपका तारा टिमटिमाता हुआ हम लोगों को आभास होता है या प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 113 की ओर बढ़ते हैं। यह पूछ रहा है कि लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग कहलाता है। मतलब लोहे या स्टील में जो है, ठीक है, वह जंग लगने से बचाने के लिए जो हम लोग उपाय करते हैं, ठीक है, जो प्रोसेस है आपका, ठीक है, वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए जो है वह मिश्रात्वन मतलब एलोइंग, ऑप्शन बी जो है विरंजन ब्लीचिंग जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी जो है स्नेहन, और ऑप्शन डी है यसद लेपन। यसद लेपन मतलब गैल्वेनाइजेशन का बात कर रहा है ये। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह यही हो जाएगा, यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, लोहे या इस्पात की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जो है जस्ते का प्रयोग होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में जो है यह जो प्रोसेस हो जाएगा जो आपका वह गैल्वेनाइजेशन यानी यसद लेपन ही होता है। ठीक है, लोहे के चदरे पर जस्ते की परत चढ़ाकर उसमें जंग लगने से जो है यह रुकता है, क्योंकि नमी एवं ऑक्सीजन का जो है वह अनुपस्थिति लोहे में नहीं लगने देता है। ठीक है, यह जो गैल्वेनाइजेशन हम लोग करते हैं इसमें ऑक्सीजन
ये सब की अनुपस्थिति होता है, जिसके चलते जो है वह लोहा में जंग नहीं लग पाता। ठीक है, उम्मीद है साथियों समझ रहे होंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 114, निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, प्रश्न संख्या 114 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए जो है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी जलवाष्प और ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, नहीं है पे जो है वह साथियों ध्यान देना है। ठीक है रहता तो बात अलग रहता, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो नहीं है वाले प्रश्न पे जो है आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है अक्सर गलती हो जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यह जो है नाइट्रोजन जो है आपका नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो है अगर इस कौन कौन है तो बता देना चाहूँगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि हैं। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन एक रंगहीन होता है। ठीक है, गंधहीन और स्वादहीन भी होता है तथा यह जल में घुलनशील निष्क्रिय गैस है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, इसमें आपका पूछ रहा है कि कारों में तय की गई दूरी को मापने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कार में तय की गई दूरी, जो डिस्टेंस कवर किया गया है टोटल, उसका बात कर रहा है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है वह किस में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, कुल दूरी को किस में नापा जाता है? ऑप्शन ए जो है आपका ओडोमीटर, ऑप्शन बी जो है वायु दाब मापी, ऑप्शन सी डिस्टोमीटर और ऑप्शन डी है चाल मापी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है वह तय की गई कुल दूरी को मापने वाला यंत्र है। और अगर बात करें वायु दाब मापी का, तो वायु दाब मापी जो है आपका वह है वायुमंडलीय दाब को नापने वाला। ठीक है, बैरोमीटर भी जिसे बोला जाता है। अब उसके बाद के ऑप्शन सी पे हम लोग आते हैं डिस्टोमीटर पे। तो डिस्टोमीटर जो है वह फोटोग्राफिक सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल या परावर्तक सतह के अंधेरे की डिग्री को मापता है। ठीक है, और चाल मापी स्पीडोमीटर जो है आपका वह मोटर गाड़ियाँ की गति को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 116, दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए, दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका वह है द्रव घनत्व मापी, ऑप्शन बी वायु दाब मापी, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए जो है वह लैक्टोमीटर का ही उपयोग होता है, जबकि वायु दाब मापी बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को एवं द्रव्य घनत्व मापी हाइड्रोमीटर से जो है, ठीक है, उससे जो है हम लोग द्रव के गुरुत्व को नापते हैं। ठीक है, द्रव के गुरुत्व को मापा जाता है, गुरुत्व। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न 117 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, आयोडीन की कमी से जो है वह कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए जो है अल्प पोटेशियम रक्तता, ऑप्शन बी जो है आपका घेंघा, ऑप्शन सी अब्दू, ऑप्शन डी है रात्रि अंधता। ठीक है, तो आयोडीन की जो कमी से शरीर में जो रोग होता है वह घेंघा रोग होता है। यह घेंघा रोग को जन्म देता है। ठीक है, और अगर इसके बारे में हम लोग जानना चाहें प्रश्न 117 आयोडीन में, तो इसमें जो है जो संक्रमित व्यक्ति है उसके गला जो है वो फूल जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में जो है वह सूजन आ जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो थायराइड ग्रंथि में जो है आपका वह सूजन आ जाती है। इसकी पूर्ति के लिए ही जो है प्रायः आयोडीन युक्त नमक का हम लोग उपयोग करते हैं या उपयोग करने के लिए सलाह दी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 118 का बात करते हैं। अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से किसे या कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग होता है वह कौन सा है? ऑप्शन ए जो है आपका सिलिकॉन डायोड, ऑप्शन बी जो है द्रव घनत्व मापी, ऑप्शन सी जो है चाल मापी, ऑप्शन डी सोनार।
तो अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा जो है वह आपका सोनार के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर बात किया जाए चाल मापी का, तो चाल मापी का मोटर गाड़ियाँ की गति मापने में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब पिछले ही प्रश्न हम लोग देख चुके थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 119। ठीक है, इस 119 में जो है आपका क्या बात कर रहा है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है। ऑप्शन ए जो है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी जो है वह है आपका क्रोमोप्लास्ट। तो कोशिका में प्रोटीन राइबोसोम में संश्लेषित होते हैं। ठीक है, इसका बात करें कि राइबोसोम का, तो यह राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह अपारदर्शी होती है तथा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा कोशिका द्रव में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर प्रोटीन संश्लेषण का बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान जो है यह प्रदान करती है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न समृद्धि के कारण ठंडा हो जाता है। किसके कारण बताइए कि ठंडा होता है। ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी प्रसार, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन और ऑप्शन डी जो है वाष्पीकरण। ठीक है, तो गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी वाष्पीकरण समृद्धि के कारण जो है आपका ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का जो है वह वाष्प में बदलना ही जो है हम लोग जानते हैं कि वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, तो सेशन अगर अच्छा लगे साथियों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।